नमस्कार। एनसीईआरटी जगत में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 8 देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यह मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल थे। और यदि हम इनके नाम पढ़ें तो कंधार, लंपक, मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर या दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरियो, अरराज, सारनाथ, गुज्जर,
कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, उज्जैन, पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, कलिंग, जौगढ़, मस्की, येरगुडी, ब्रह्मगिरी। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, जहाँ अभिलेख की प्राप्ति हुई और जो ब्लैक डॉट्स थे वो महत्वपूर्ण नगर थे। तो इसका तात्पर्य यह है कि अशोक का साम्राज्य वास्तव में बहुत विशाल था, क्योंकि बहुत अभिलेखों की प्राप्ति पूरे भारत में लगभग फैली हुई है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये पूरा दृश्य बताया गया है कि अशोक का साम्राज्य कितना विशाल था। अशोक भी मौर्य साम्राज्य से ही आते थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादाजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से धनानंद के पश्चात यानी नंद वंश की समाप्ति के पश्चात सम्राट हुए। उसके पश्चात उनके जो नाती थे, उसके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हुए अशोक, जिनके विषय में हम देख रहे हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। पिछले पाठ से यदि तुलना करें तो जिस प्रकार से महाभारत काल के जो क्षेत्र हुआ करते थे वह क्षेत्र अब इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जो उत्तर वैदिक युग था उस युग के अनुरूप ही या उस समय जैसे नाम थे उन्हीं नाम के आधार पर उस ग्रंथ की रचना लगभग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। और अब वह यहाँ न गांधार दिखाई पड़ रहा है, न अंगदेश दिखाई पड़ रहा है। और बहुत से जो ऐसे स्थान हैं उनका नाम अभी भी है, जैसे उज्जैन है, कौशाम्बी है, और ये वो स्थानों के नाम हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रमुख नगर थे और उनकी प्राप्ति स्थल भी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अतिरिक्त जो नगर थे वो संभवतः अस्तित्व में नहीं थे। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे।
इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता थी, वहाँ पर ऋग्वेद और वेदोत्तर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, उसके माध्यम से इतिहासकार साक्ष्यों को एकत्रित करते थे और उनमें लिखित बातों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि उस समय की स्थिति क्या थी। जैसे कि विश्वामित्र और दो नदियों के संवाद में बैलगाड़ी का जिक्र, इतिहासकार की दृष्टि उनके संवाद पर न होकर के उस बैलगाड़ी पर स्थित थी। तो इसी प्रकार से मौर्य वंश के विषय में और उससे संबंधित कि उस समय का जो वातावरण था, लोग किस प्रकार के थे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का बहुत अच्छा स्रोत था अर्थशास्त्र, जो कि आचार्य चाणक्य ने लिखा था। और इससे संबंधित राज्य का संचालन किस प्रकार हो, इस बात को जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने समझा, उसे सम्राट अशोक ने पूरी तरह से लागू करके दिखाया और एक बृहद साम्राज्य को रचा। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे?
पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? राजा जो है वो उसके खाने से पहले नौकर उस खाने को इसलिए चखते थे क्योंकि उस भोजन में विष भी मिलाया जा सकता है, जो राजा की हत्या करने की चेष्टा में अक्सर षड्यंत्रकारी इस प्रकार के कृत्य करते थे। और जिस प्रकार से मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार के विषय में, चंद्रगुप्त के राजधानी के विषय में और उनकी एक यात्रा के विषय में जिस प्रकार से वर्णन दिया है, वह वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। यह शोभा यात्रा सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तूतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह सम्राट के प्राणों की रक्षा के लिए बहुत अच्छा यत्न देखने में आता है। और सम्राट के चारों तरफ तूतों का एक झुंड रहता है। महिलाएं हथियारबंद होकर के खड़ी रहती हैं। तो ये सभी उस सम्राट की महिमा को प्रकट करते हैं। और यह सब कुछ मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने यह सब कुछ देखा। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। निश्चित रूप से अशोक के हृदय में एक प्रकार की जैसे एक भावना ऐसी उदित हुई, जिन्होंने इतने कत्लेआम देखा था। लाखों लोगों की मृत्यु हो जाना, लाखों लोगों का बंदी बनाया जाना,
और एक स्वतंत्र राज्य जो कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। तो स्वतंत्र राज्य को बचाने के लिए अनगिनत ब्राह्मण और श्रमण सभी मारे गए। इस हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, और इस दुख को मिटाने के लिए अशोक ने यह संभवतः कहा कि मैं कभी अब युद्ध नहीं करूँगा और न ही अपने नाती पोतों को युद्ध करने के लिए प्रेरित करूँगा। और उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। वो धम्म का महत्व समझते थे। क्या वर्तमान में जो शांति है, जो एक देश दूसरे देश एक साथ मिल करके जो कार्य करते हैं, या कहीं कहीं मनमुटाव इत्यादि होता है, तब भी साधारण मानवता को किसी प्रकार का कष्ट न हो इस बात का ध्यान रखा जाता है, तब भी बहुत कुछ बचाने पर भी युद्ध हो जाते हैं। रूस और यूक्रेन का जैसे युद्ध हो गया, ये बहुत बचाने के बाद भी यह युद्ध हो गया। कहीं कहीं यह भाव भी उठता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, इत्यादि बातें भी प्रचलन में आती हैं। लेकिन यह जो अशोक का जो विचार था, यह बहुत दूरदर्शी था, यह बहुत दूर की बात उन्होंने कही थी। उस समय आप क्या करते यदि आपको वर्षों तक गुलाम बनाया जाता? यह तो बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अब युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध से भीषण रक्तपात होता है। ऐसा रामायण और महाभारत नामक ग्रंथों में भी वर्णित है कि ऐसा युद्ध पुनः न हो, ऐसा युद्ध पुनः न हो। तो एक प्रकार से लोग भी चित्कार कर उठते हैं, लोगों के हृदय में भी वही भाव उठता है कि यह रक्तपात पुनः कभी ना हो। मगर क्या हुआ, वर्षों तक भारत गुलाम रहा। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, उन्होंने भारत तो गुलाम बनाया। तो गुलामी या युद्ध, इन दोनों ही बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। धर्म क्या है, धम्म क्या है, इन दोनों को भली प्रकार समझना चाहिए। क्या धम्म यही कहता है कि कभी युद्ध न हो, या धर्म क्या कहता है कि क्या कभी युद्ध न हो? फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि युद्ध कर? यह बात भी एक प्रकार से विचारणीय है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 76 देखो। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था।
जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास गरल है, विष है। विषहीन और दंतहीन जो है उसको क्षमा कैसे शोभा देगी। तो जो अहिंसा की बात या पाठ कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, यदि वह सामर्थ्यवान है तभी यह शोभा देता है उसके ऊपर। और निश्चित रूप से अशोक सामर्थ्यवान थे। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आगे देखते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी लिपि में अ अक्षर इस प्रकार लिखा गया है। देवनागरी में अ अक्षर इस प्रकार है। बांग्ला में अ अक्षर इस प्रकार है। मलयालम में अ अक्षर इस प्रकार है और तमिल में अ अक्षर इस प्रकार है। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले
2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए 1000 लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? यह भी एक विचारणीय बात है कि जहाँ अशोक धम्म का प्रचार करते हुए सर्वत्र शांति का संदेश भेज रहे थे, वहीं पर जो चीन के सम्राट थे वो एक दीवार का निर्माण कर रहे थे ताकि जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से आक्रमण न कर सकें। यानी पड़ोसी देशों से किसी भी प्रकार का कोई न उन्हें सहायता चाहिए, न उनसे युद्ध या बैर ही चाहिए। इसलिए एक बाउंड्री, एक दीवार उन्होंने खड़ी कर दी। मिलना जुलना इत्यादि सारे कार्य जो है वो अब बंद हो गए, अब सीधे तौर पर। और इसका 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, यह देखने योग्य बात है। और किसी स्क्रिप्चर में ही इसे मैंने देखा था कि वे कहा करते थे कि उस पार दैत्य रहते हैं जिनका निरंतर आक्रमण होता रहता था, तो दैत्यों से सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया है। जबकि यहाँ पर जो वर्णित है कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, यानी कि वे पशुपालक लोग थे। और जो चीन की जो एक बुक थी उसमें वर्णित था कि उस पार दैत्य रहते थे जिनसे रक्षा करने के लिए इसका निर्माण हुआ। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा प्रसंग था। और दूसरी बात, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया जो था वह कुछ इस ढंग का था कि वो उनके पास अपने धम्म से संबंधित नीतियों को भेजा करते थे और आपस में प्रेम पूर्वक रहने के लिए बात करते थे। और जवाहरलाल नेहरू भी उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि आज भी अशोक की कही हुई बातें आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। सम्राट अशोक कोई कमज़ोर शासक नहीं थे, मजबूत थे और उतनी अधिक ऊंचाई को प्राप्त करने के पश्चात जो स्थिरता आती है, वो जो सर्वोच्च स्थिति होती है, उस सर्वोच्चता को प्राप्त करके ही धम्म की बातें कही गई थी। और आज वर्तमान में जब भारत संप्रभु हो चुका है तो इस समय उसी धम्म की बातें प्रासंगिक हुई हैं। और यह तब प्रासंगिक नहीं थी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह बातें उस समय बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थी। क्या आप गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं और धम्म की बात कर रहे हैं? धम्म की बात आप तब कीजिए जब आप पूरी तरह से सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हो चुके हैं। शक्तिशाली होकर के आप किसी के यहाँ मैत्री का हाथ बढ़ाइए और प्रेम पूर्वक एक साथ रहने की बात कीजिए, तब तो बात समझ में आती है। खुद गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं और यदि धम्म की बात करते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो ये बहुत ही नकारात्मक स्थिति ही कही जाएगी। तो वह एक फेज था भारत का जहाँ वो सर्वोच्च ऊंचाई पर जो आसमान को उन्होंने छुआ था, नभः स्पृशम दीप्तम का जो मंत्र है सार्थक किया गया था। और अब वर्तमान में भी वही स्थिति है, इसलिए अब भी धम्म का कथन सार्थक प्रतीत होता है।
कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो, तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। निश्चित रूप से उनकी बातचीत का अंश जो भी रहा हो, लेकिन अशोक ने उन कष्टों को अनुभव किया और ये जो संदेश वाहक हैं, जो धम्म के अशोक के दूत थे, वो निश्चित रूप से एक मरहम का कार्य, जो घाव है उन घाव पर एक मरहम का कार्य वो कर रहे थे। जैसे जहाँ चोट लगी उस स्थान को सहलाया जा रहा था और एक शक्तिशाली व्यक्ति ही उस चोट को सहला सकता है। जिस चोट को उसने स्वयं दिया है। उपयोगी शब्द है इसमें साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। महत्वपूर्ण तिथियों की यदि बात करें तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। पाठ 8 जो है वो संपूर्ण होता है। आगे का पाठ हम इसी क्रम में देखते रहेंगे। पाठ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।